नमस्कार, मैं हूं भंवर भीम सिंह शेखावत और आप देख रहे हैं थिंक 360 का प्रोग्राम मेरी कहानी। मेरी कहानी में हर बार आपको ऐसी शख्सियत से मिलाया जाता है जिन्होंने अपने काबिलियत के दम पे एक मुकाम बनाया है और समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंद अग्रवाल, जो आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन हैं और इन्होंने ये पेशे से MBBS हैं और इन्होंने यहाँ पे एक इंजीनियरिंग की दिशा के अंदर बेहतरीन काम किया है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका मेरी कहानी के अंदर। स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा? देखिए, जैसे होता है, हम लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और मेरे फादर ने 1956 में सिविल इंजीनियरिंग रुड़की से करी थी और फिर CPWD की नौकरी करी, तो काफ़ी हद तक उनकी जगह जगह पोस्टिंग हुई। लेकिन बाद में हम लोग मेरा जन्म बॉर्न एंड ब्रॉट अप एट दिल्ली है और बहुत जैसे कहते हैं साधारण विद्यार्थी जीवन रहा। हम लोग ठीक, IQ अच्छा था, लर्निंग अच्छी थी, बट अपार्ट दैट हमारा कोई ऐसा कुछ असाधारण वो नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने MBBS किया कलकत्ता से, आप मेधावी छात्र रहे। क्या अनुभव रहा कलकत्ता का आपका विद्यार्थी जीवन के अंदर? देखिए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक आता है बांकुड़ा सम्मिलानी मेडिकल कॉलेज, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज है बांकुड़ा का। बांकुड़ा इज़ ए डिस्ट्रिक्ट। सो ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट हुआ था, उसके मेरिट बेस पे मेरे को अलॉटमेंट बांकुड़ा सम्मिलानी मेडिकल कॉलेज में मिला। सो हम लोग गए वहाँ पे। वो बांकुड़ा, देखिए, इट वाज ए शॉक बिकॉज बहुत ही पॉवर्टी स्ट्रैकन था और बहुत ज़्यादा मतलब गरीबी थी, जो कि हमने कभी ना देखी थी ना इमेजिन करी थी। दिल्ली में बड़े हुए थे, तो इट वाज ए लॉट ऑफ चैलेंजिंग जोग्राफिकली फॉर अस टू सेटल डाउन इन द मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर साहब, कलकत्ता से आके आप दिल्ली के न केवल दिल्ली के, हिंदुस्तान के प्रतिष्ठित संस्थान IAIMS के अंदर काम किया और एक हॉस्पिटल में भी काम किया। क्या अनुभव रहा आपका वहाँ पे? देखिए, बांकुड़ा सम्मिलानी मेडिकल कॉलेज वाज गुड इन ए सेंस कि आप नंबर ऑफ पेशेंट बहुत देखते थे। 60 से 70 पेशेंट डेली देख लेते थे, कॉम्प्लिकेटेड केस देख लेते थे। लेकिन आपकी जो लेबॉर्ट्री और डायग्नोस्टिक अप्रोच थी, वो ना होकर एक क्लिनिकल अप्रोच थी। बट जैसे ही हम एम्स में पहुँचे और विलिंगडन हॉस्पिटल में पहुँचे, वहाँ पे मेडिकल साइंस बहुत उन्नत थी और लेबॉर्ट्रिकल अपरेटस बहुत अच्छे थे। तो वहाँ से हमें क्लिनिकल की एक जगह डायग्नोस्टिक फ्रॉम द सपोर्ट फ्रॉम लैब मिलने लगा। तो इट वाज ए वेरी गुड, वो क्लिनिकली वहाँ से सीखा, डायग्नोस्टिकली दिल्ली से सीखा। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि हम लोगों ने अच्छे डॉक्टर की तरह आगे बढ़े। हम आगे की पढ़ाई भी आपने जारी रखी, फिर आपने एक परीक्षा आपने दी USMLE, मैं सही उच्चारण कर रहा हूँ उसका? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए इसके बारे में। ये US में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो USMLE यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। आजकल क्लिनिकल टेस्ट भी देना पड़ता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड के बाद आपको एक जॉब मिल जाता है, जो कि मुझे रेजिडेंसी मिल गई थी इन साइकेट्री। एंड थर्ड इज़ ए लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन, जो कि आपको लाइसेंस देता है टू प्रैक्टिस इन अमेरिका। तो आई हैव क्लियर दैट इन द 2000 में। मैंने 97 में मैं अमेरिका गया था। 2000 में आई हैव क्लियर्ड ऑल 3 एग्जामिनेशन। आई एम स्टिल ऑथराइज्ड टू प्रैक्टिस इन अमेरिका। डॉक्टर साहब, कितना चुनौतीपूर्ण होता है ये एग्ज़ाम? देखिए, फर्स्ट चुनौती तो ये होती है कि से उस वक्त सेंटर ही इंडिया में नहीं होते थे। या तो हांगकांग जाना पड़ता था या आपको थाईलैंड जाना पड़ता था टू गिव द एग्ज़ामिनेशन। तो डेट वाज द चैलेंज। एक तो खर्चा है, दूसरा आपको एग्ज़ाम देने के लिए एक दिन पहले जाना है दूसरी कंट्री में, वहाँ पे कमरा ढूंढना है और फिर अगले दिन एग्ज़ाम देने जाना है।
क्योंकि 2 दिन का एग्ज़ाम होता था तो एक दिन पहले पहुंचना है, एक दिन के बाद, तो एवरीथिंग कॉस्ट एंड एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। और जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, वो आपको करने पड़ते हैं। और एक बहुत ही मॉनिटर्ड एग्ज़ाम होता है, बहुत ही क्रिटिकल एग्ज़ाम है, क्योंकि वो फॉरेन ग्रेजुएट को असेस करते हैं कि दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग दी मेडिकल साइंस इन अमेरिका और नॉट। तो इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम। बहुत क्रिटिकली एनालाइज करते हैं हमारे को। तो एक टफ एग्ज़ाम था, टाइम पीरियड कम था, डिफरेंट इन्वायरमेंट था, वहाँ पे जाके हमने एग्ज़ाम दिया, बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड क्लियर करे। फिर हमने एप्लीकेशंस डाली। इट इज़ अ प्रोसेस। फिर एप्लीकेशन से इंटरव्यूज़ आए, देन वी अप्लाई फॉर द वीज़ा, एंड देन वी गॉट अ वीज़ा, एंड देन वी गॉट अ सिलेक्शन, एंड देन यू स्टार्ट योर रेजिडेंसी इन द US हॉस्पिटल। सर आप से जो चर्चा हो रही थी इंटरव्यू से पहले, तो आप बता रहे थे कि हम लोगों को वहाँ पे सैलरी कम मिलती थी। वॉलमार्ट पे जो बंदा काम करता था पैकेजिंग वाला, उसको सैलरी ज़्यादा मिलती थी। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? देखिए, USA हैज़ बीन ऑलवेज इन गुड टर्म्स, तो वो एक अट्रैक्टिव लैंड है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड से वो अट्रैक्ट करता है बेस्ट प्रोफेशनल्स। और उसने अपनी जो वो रख रखी हैं, बैरियर्स रखे हैं, वो क्वाइट भारी हैं, जिससे कि ओनली द बेस्ट कैन रीच टू द अमेरिका, और वहीं पे बेस्ट काम करता है और वहीं से तरक्की करता है। दिस इज़ द स्टेब्लिश वे ऑफ डूइंग द थिंग्स इन अमेरिका, टू अट्रैक्ट द बेस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया, एंड देन उनको ट्रेनिंग अमेरिका में कराओ या फेलोशिप कराओ, और फिर उनको वहीं पे जॉब दिलाओ, और जिससे उनकी तरक्की बनी रहे। लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली टू अमेरिकन सिटीजन्स को देखेंगे, तो शुरू के 3 to 5 ईयर्स फॉर द फॉरेन ग्रेजुएट कह लें, या साइंटिस्ट भी जाते हैं जो फेलोशिप करने जाते हैं, उनको वो बहुत बेटर इनकम नहीं देते हैं और सैलरी नहीं देते हैं, क्योंकि वो मानते हैं ये ट्रेनिंग पीरियड में वी आर मेकिंग देयर लाइफ। जबकि हम मानते हैं कि हम तो बेस्ट हैं, एग्जामिनेशन पास करके आए हैं, वॉट एवर क्राइटेरियाज थे, क्राइटेरिया को फुल करके आए हैं, हमारे को इक्वलिटी मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ द जॉब मिलनी चाहिए, इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन अमेरिकन थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। वो कहते हैं कि हम तो इन ट्रेन कर रहे हैं, तो वो बहुत कम सैलरी पे हमको शुरुआत करते हैं। लेकिन ये है कि आपने रेजिडेंसी कर ली, फिर आप जॉब में जाएंगे तो धीरे धीरे ग्रोथ आएगी, तो कंपनसेट हो जाता है, कंपनसेट हो जाता है। और जबकि जो वॉलमार्ट में मिनिमम वेजेस पे काम कर रहे होते हैं, उनका ग्रोथ नहीं है। दो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग दे मे बी अर्निंग मोर, बट जब हम ख़त्म करते हैं या आगे बढ़ते हैं तो फिर मतलब स्काई इज़ द लिमिट। आप वहाँ पे MD की उपाधि ली आपने साइकेट्रिस्ट में, और उसके बाद आप 97 से सन 2000 तक आप शायद वहीं हिंदुस्तान आते रहे, विदेश में रहे। नहीं, क्या कार्यकाल था आपका वो? नहीं, 97 to 2000 आई वॉज इन अमेरिका डूइंग माई रेजिडेंसी टू गेट द लाइसेंस। और जैसे ही मेरी 3 साल की रेजिडेंसी पूरी होती तो आई वुड हैव बिकम ए प्रोफेशनल डॉक्टर फॉर रेडी फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस। मीनवाइल मेरे फादर के कॉल आ गया, तो आई हैव टू कम बैक टू इंडिया। आज से 22 साल पहले आपने जयपुर लौटे, और जयपुर में आपने आर्या कॉलेज इंजीनियरिंग की स्थापना की आपके फादर ने, और आप उनके साथ शामिल हो गए इस कड़ी के अंदर। डॉक्टरी पेशे से इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर, ये क्या है, थोड़ा सा इस बारे में रोशनी डालिए सर। बेस्ट पार्ट ये था कि आवर बेसिक साइंसेस, जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, या हमारी न्यूज़ रीडिंग है, तो साइंस तो फॉलो अप चल ही रहा था। माय फादर वाज सिविल इंजीनियर, तो जब मैं आया तो हमारा मतलब हमने भूमि पूजन करा, फिर हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी। बीइंग ए सिविल इंजीनियर, उनके साथ खड़े होकर बहुत कुछ सीखा।
तो धीरे धीरे हम मेरा ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम MBBS टू जब आज से 22 साल पहले कुकस के अंदर जब आपने आर्या कॉलेज की स्थापना की, उस टाइम तो ये पूरा जंगल था, चुनौतियां भरा था। तो क्या क्या चुनौतियां रही सर आपके सामने उस टाइम पे? देखिए, जब आज तो काफी विकसित हो गया है ये, कई होटलें हो गई हैं, कई दूसरी संस्थानें भी यहाँ पे आ गई हैं। तो मेरे फादर ने हमेशा ये माना कि जयपुर छोटा शहर है और दिल्ली बड़ा शहर है, और ग्रोथ ऑफ द स्मॉलर सिटी शुड बी टूवर्ड्स द बिगर सिटी, क्योंकि बिगर सिटी अट्रैक्ट करती है और छोटी सिटी इन्वेस्टमेंट करते करते बिगर सिटी के पास पहुंचती है। तो उन्होंने रिको इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत जगह थे, सीतापुरा भी था और अजमेर रोड पे भी था, तो उन्होंने दिल्ली रोड को प्रीफर करा, क्योंकि उनको पहले से ही आइडिया था कि दिल्ली रोड विल फ्लरिश, क्योंकि जयपुर और दिल्ली पास में हैं और कभी ना कभी ये एक ही सड़क, कंटिन्यूस सड़क बन जाएगी, जहाँ पे टोटल इनहेबिटेंट आ जाएंगे, होटल्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगे। और यही मेरी सोच थी, और आज भी मैं सोचता हूँ कि दिल्ली रोड थोड़ी सी लैग करती है। अदरवाइज़ दिल्ली रोड से मतलब जयपुर से दिल्ली रोड, दिल्ली तक बिल्कुल ठसाठस विकास होना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए। और आप देखिए, आज 20 साल बाद, 22 साल बाद बहरोड, कोटपुतली तक तो, निमराना, ये इतने इंडस्ट्रियल एरिया बन गए हैं। अब जो भी बसावट और जो भी एक्सटेंशन है इंडस्ट्रीज़ का, वो कोटपुतली टू जयपुर है। ये एरिया अगर भर गया इंडस्ट्रियल से या टूरिज़्म से या 5 स्टार होटल से, तो आप देखिएगा कि मैक्सिमम बसावट एंड ग्रोथ एंड प्रोग्रेस विल बी ऑन दिस रोड। वो उन्होंने कल्पना पहले कर ली थी, और इसलिए हमने रिको इंडस्ट्रियल एरिया कुकस दिल्ली रोड पे लिया। आपने एक बार मुझे बताया था डॉक्टर साहब कि आपका उद्देश्य, जो ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं, मेधावी छात्र जो आते हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र के अंदर, और आप चाहते हैं कि वो आने वाले समाज के साथ या समाज के साथ कदम से कदम ताल मिलाएं और बेहतरीन ज़िंदगी जिएं। किस प्रकार मदद करते हैं सर आप उनकी? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट्स IITs and MNITs and all this. These all institutions are for the classes. जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, नंबर में ज़्यादा हैं, और 80% ऑफ इंजीनियर्स जो पास होकर इंडस्ट्री में जा रहे हैं और समाज को सहयोग कर रहे हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं, IT का सुपर पावर बना रहे हैं, तो 80% ऑफ इंजीनियर्स आर फ्रॉम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सेल्फ फंडिंग वाले हैं। और ये सारे कॉलेजेस की श्रेणी में मानूं तो ये फॉर द क्लासेस मासेस हैं। IITs फॉर द क्लासेस और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज आर फॉर द मासेस। क्योंकि हम रूरल क्षेत्र में हैं तो अधिकतर बच्चा रूरल क्षेत्र में आता है, और उनकी मिडिल इनकम ग्रुप या लोअर मिडिल इनकम ग्रुप से बच्चा आता है, उनकी 12th क्लास इतनी स्ट्रांग नहीं होती, उन्होंने कभी कोचिंग नहीं करी होती, उन्हें बहुत सारे अभी भी 60% रेशियो जो बच्चा है वो हमारे यहाँ गवर्नमेंट सरकारी स्कूल से पढ़कर आ रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो 12th पास करने तक हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के उनको टीचर्स कमी हैं, प्रयोगशालाएं कम हैं, और उन्होंने कम सीखा हुआ है कंपैरेटिवली। IIT में जो बच्चा है वो हायर मिडिल इनकम ग्रुप का है, 4 साल कोचिंग करके आया हुआ है, बेस्ट 12th क्लास से पास करा हुआ है, बड़े बड़े स्कूल से पास करे हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि जो ग्रामीण परिवेश से जो बच्चा आता है उसको स्कूल के दौरान पे वो मौके नहीं मिलते, लेबोरेटरीज वाले ज्ञान बेहतरीन नहीं मिल पाता, तो वो आप यहाँ पे जब वो बच्चा आता है तो वो आप उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं आगे? देखिए, हमारे यहाँ बहुत सिंपल, मैं अगर एक फार्मूला बताऊँ या एक कंपैरिजन बताऊँ, जैसे अगर बच्चा 60% का आएगा तो हम उसे वैल्यू ऐड करके 80 to 90% तक ले जाएंगे। और मैं अगर किसी भी कॉलेज की बात करूं, जैसे प्रीमियम कॉलेज महाराजा कॉलेज या महारानी कॉलेज जो जयपुर में हैं,
सिंपल ग्रेजुएट कॉलेज हैं, उसमें बच्चा 95 का आता है, 95% का आता है, लेकिन पासिंग होकर जब जाता है वो 65 to 70 जाता है, तो उसकी -25% है। तो दैट इज़ द एरिया हम जहाँ हमें काम करना है। हमें पता है कि बच्चा वीक है, हमें पता है हमें इसे ज़्यादा सपोर्ट करना है, हमें पता है हमें इसे ज़्यादा पढ़ाना है, हमें पता है कि इसको एक्स्ट्रा क्लासेस देनी है। नॉट ओनली इन इंग्लिश तो पूरी ही सिखानी है। 4 साल में एक बर्डन है हमारे ऊपर कि हम उसे इंग्लिश स्पीकिंग ग्रेजुएट बनाएं, जिससे कि वो एमएनसीज़ में काम कर सके और एमएनसी में अपना नाम कर सके। और क्योंकि एमएनसी में बहुत बड़े संस्थाओं से भी बच्चे आते हैं, तो वो कभी ये फील ना करे, इन्फीरियर फील ना करे कि आई एम नॉट IITian, सो मेरी ग्रोथ नहीं होगी। तो ये 4 साल में हमें उसको बिलीफ देना होता है, इंग्लिश पढ़ानी होती है, उसको मैथमेटिक्स एंड डिफरेंट जो साइंस हैं उनमें स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो ये एडिशनल प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं, डे टू डे बेसिस पे फेस करते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं वो बिलीफ की है। स्टूडेंट बिलीव नहीं करता कि वो कुछ कर सकता है या IITian से भी आगे निकल सकता है, जबकि IITian को पता है कि मैं 4 साल कोचिंग करके आया हूँ, अब मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, उसे बिलीफ है IIT पे, मेरा सिलेक्शन हो गया, अब तो मेरी ज़िंदगी बन गई। तो वो मोमेंटम में आता है, IIT में मोमेंटम में पास होकर बड़ी जॉब ले लेता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा बच्चा बिकॉज बिलीफ फैक्टर नहीं होता, तो वो मोमेंटम नहीं कैरी कर पाता, उसके ऊपर सेल्फ डाउट्स हैं, उसे संस्था पे डाउट्स हैं, उसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में आगे क्या है, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो वो एक डाउटफुल स्टेज में रहता है जो उसकी परफॉर्मेंस को ख़राब करता है। तो हम लोग तो यही कहते हैं कि इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल डू गुड। लर्निंग करोगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको जॉब ना मिले, प्लेसमेंट नहीं मिले, और आगे जाकर आपको बहुत सारे सिचुएशंस मिलेंगी वेयर यू कैन डू बेटर देन IITians। एंड इनफैक्ट अब तो आप देखिएगा, मतलब टाइम धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और मास हमारे 80% ऑफ द इंजीनियर्स आर फ्रॉम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। सो धीरे धीरे वी विल बीट द सिस्टम। एंड जो ये कल्चर है कि सिर्फ IITs ही अच्छे कॉलेजेस हैं, इस भ्रम को हम तोड़ देंगे। उच्च शिक्षा को लेकर राजस्थान के अंदर क्या चुनौतियां हैं सर? सबसे पहली चुनौती तो ये है कि ये ट्रूली हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, राज्य भाषिक भाषा हिंदी है। सेकंड, ये थोड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री है, तो जो पॉपुलेशन है वो फैली हुई है और स्कूल्स भी उसी तरह फैले हुए हैं। गवर्नमेंट विद द बेस्ट ऑफ हिज कैपेबिलिटीज़ उतने रिसोर्सेज नहीं दे पा रही है, उतने टीचर्स नहीं दे पा रही है सरकारी स्कूलों में, क्योंकि इनरोलमेंट अगर देखें तो 60 to 70% 12th का अभी भी सरकारी स्कूलों में है और 50% राजस्थान बोर्ड में जाता है, अराउंड से 50% CBSE बोर्ड में जाता है। तो CBSE बोर्ड तो फिर भी मेन सिटीज़ में है, तो उसकी शिक्षा, उसके टीचर, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी लैब्स अच्छी हैं और एक लेवल अच्छा है। लेकिन कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन राजस्थान बोर्ड में थोड़ा सा भी बजट की कमी है, टीचर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और जैसे जैसे राजस्थान प्रोग्रेस करेगा, मेरे ख्याल से सरकार इस बात पे गौर करेगी कि शिक्षा बजट बढ़ाएं और 12th को स्पेशली थोड़ा ज़्यादा बजट देकर, क्योंकि 12th से ही प्रोफेशनल लाइफ की स्टार्टिंग होती है, चाहे CA हो, चाहे लॉयर बने, चाहे MBBS बने, चाहे इंजीनियर बने। तो 11th एंड 12th पे फोकस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का ज़्यादा होना चाहिए। आपने एक कॉलेज से शुरुआत की थी, आज आपके पास 4 कॉलेजेस हैं। यूनिवर्सिटी का सपना देखते हैं आप? यूनिवर्सिटी का सपना बिल्कुल देखा गया, बिल्कुल इस पे बात करी गई, बहुत विचार करा गया। एक तो यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स थोड़े से हार्ड हैं लैंड वाइज, और जैसे ही वो 30 एकड़ का लैंड का वो पीस ऑफ लैंड चाहिए आपको 30 एकड़ में अपनाने के लिए,
तो वो आपको सिटी से बाहर निकलना पड़ता है। 30 एकड़ आपको सिटी में तो मिलेगी नहीं। कोई भी सिटी की बात कर लें आप, चाहे जयपुर की बात कर लें या कोटा की बात कर लें या जोधपुर की बात या बीकानेर की, आपको बाहर निकल गए तो आपकी प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। फिर बच्चा आना जाना, आपने अगर 15 उस कोर्सेज से स्टार्ट करी है तो यू हैव ए 2-3 थाउजेंड स्टूडेंट्स का इनटेक, फिर 4 इयर्स का, तो फिर आपको बहुत सारे स्ट्रगल करना पड़ता है। आपको एक पूरी सिटी बसानी पड़ती है यूनिवर्सिटी के आसपास। पहला तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लैंड का नॉर्म कम होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। हमें हॉरिजेंटल ना जाके वर्टिकल जाना चाहिए। अमेरिका और लंदन जैसे मैंने देखा है, वहाँ पे लोग गो वर्टिकल हैं लैंड, लेकिन वो शहर के बीच में या शहर के जहाँ मेट्रो चलती है, बस सर्विस अच्छी है, और वहाँ रखते हैं अपने यूनिवर्सिटी को, जिससे कि बच्चा अप एंड डाउन कर सके, या जो आसपास रह रहा है उसको ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम ना हो, सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम ना हो, वो वर्टिकल ले जाते हैं लैंड को। यहाँ पे हॉरिजेंटल का अभी भी हॉरिजेंटल माइंडसेट है कि बड़े बड़े, जैसे क्या है, आईआईटी ने आईआईटी को देख रखा है, गवर्नमेंट ने 100 एकड़ लैंड ईयर मार्क करके दे रखी है। तो 100 एकड़ देख के आईआईटी का प्रोफेसर प्राइवेट सेक्टर को भी कहता है 30 एकड़ तो होनी चाहिए। बट कॉस्ट भी वाइबल, जितनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी उतनी कॉस्ट एजुकेशन की बढ़ती जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट, अगर 30 एकड़्स में लैंड खरीदने जाऊं और अगर उसकी कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट तो जनरली सेल्फ फाइनेंस्ड हैं, वो बच्चे को ही देना पड़ेगा, तो एजुकेशन की भी कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर व्यवहारिक नॉर्म्स हों, सब चीज़ ठीक हो, तो कॉस्ट, उसके बाद गवर्नमेंट की कॉस्ट बहुत बढ़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट आजकल स्कॉलरशिप बहुत दे रही है। 50% स्टूडेंट्स को तो वो 100% स्कॉलरशिप दे रही है। तो गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि मैं अगर ऐसे व्यवहारिक और प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक पॉलिसीज़ नहीं बनाऊंगी और ऐसे बड़े बड़े सपने और बड़े बड़ी चीज़ें लिख दूंगी और उसको पे ही पास करूंगी मैं यूनिवर्सिटी, तो वो को अल्टीमेटली कॉस्ट बच्चा देगा। एक सेल्फ फाइनेंस्ड है, एक गवर्नमेंट ने दिया। अब गवर्नमेंट अपने बजट में से बच्चों को स्कॉलरशिप देती है, स्पॉन्सरशिप देती है, तो उनकी भी कॉस्ट बढ़ रही है। तो ये एजुकेशन महंगी होती जा रही है। सब लोग कह रहे हैं एजुकेशन महंगी हो रही है, सब लोग कह रहे हैं एजुकेशन के फ़ायदे नहीं आ रहे, लेकिन हम लोगों से पूछा जाए तो इसके पीछे बैड पॉलिसीज़, बैड थिंकिंग और व्यवहारिक ना होकर, प्रैग्मेटिक ना होकर, अगर वही पैसा हम टीचर्स को दें, फैकल्टी मेंबर्स को दें, तो टीचिंग भी अच्छी हो जाएगी, लर्निंग भी अच्छी हो जाएगी, और बच्चा जो ग्रेजुएट पास होगा वो भी एक अच्छा पास होगा। लेकिन हमारे को फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पैसा खर्च करना पड़ता है। 30 एकड़ होते ही आपको वो कहते हैं कि 3 लाख स्क्वायर फीट जगह बनाओ, जबकि वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। सिंगापुर में 10 स्क्वायर फीट पर स्टूडेंट का नॉर्म है, यहाँ पे 11 स्क्वायर मीटर पर स्टूडेंट का नॉर्म है बिल्ट अप एरिया का। तो कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट में एमबीबीएस का बहुत वो चल रहा है, वाई यूक्रेन में सस्ता पढ़ा देते हैं तो इंडिया में सस्ता क्यों नहीं पढ़ाते। लेकिन वो ये नहीं देखते कि आप ही ने कॉस्ट बढ़ा रखी है, आप ही ने इतने बड़े बड़े नॉर्म्स बना रखे हैं जिसमें पैसा खर्च होता है, और उस पैसा खर्च करने में अल्टीमेटली देखिए जो प्राइवेट सेक्टर है उसका एक बहुत पॉजिटिव सोच है टूवर्ड्स एजुकेशन। वो खुश भी महसूस करता है कि मैं समाज के प्रति कुछ कर रहा हूँ और समाज को या युवा को एक दिशा दे रहा हूँ और उनकी पढ़ाई करा रहा हूँ। लेकिन अल्टीमेटली वो एक बार इन्वेस्ट कर देगा, 2 बार इन्वेस्ट कर देगा, लेकिन ओवर द 2-3-4 ईयर्स एक मुकाम तो हासिल करना ही पड़ेगा प्राइवेट एजुकेशन। यही वजह है बच्चे बाहर जा रहे हैं विदेशों में पढ़ने के लिए। देखिए वो लॉ ऑफ कन्वीनियंस है। हिंदुस्तान की शिक्षा जो है महंगी हो गई और विदेशों में शिक्षा जो है बड़ी सस्ती हो रही है। सस्ती नहीं हो रही है, वो ओवर एंड अबव ले रहे हैं। जैसे यूक्रेन में एक मेडिकल कॉलेज है, उसकी 100 बच्चे हैं और 100 के हिसाब से उन्होंने मेडिकल हॉस्पिटल बना रखा है। वो फॉरेन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए या फॉरेन
करेंसी को, क्योंकि स्टूडेंट इज लाइक ए टूरिस्ट। अगर एक टूरिस्ट राजस्थान में आता है 3 दिन रुकता है तो टूरिस्ट इनकम होती है, पैसे आके खर्च करता है। तो अब ऐसे ही स्टूडेंट जाता है तो वहाँ पे वो लॉजिंग के लिए खर्च करता है, फूडिंग के लिए खर्च करता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसा खर्च करता है और 5 साल का टूरिस्ट बन जाता है। तो वो चाहते हैं वो 100 एंड अबव सीट दे देते हैं कि आप 20 ले लें, 30 ले लें, 40 ले लें। नॉर्म्स उन्होंने हल्के रख रखे हैं। और मज़ेदार बात पता है, उन्हें पता है कि लैंग्वेज बैरियर है। इंडिया से स्टूडेंट आएगा, क्रोशियन बोल नहीं पाएगा, यूक्रेनियन बोल नहीं पाएगा, तो ना वो पेशेंट को टच कर सकता है, ना पेशेंट से बात कर सकता है, तो वो मूक दर्शक की तरह खड़ा रहता है। तो ना वो कुछ सीखता है। आप को शायद नहीं पता, जब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट वापस आकर यहाँ एमसीआई का एग्ज़ाम देते हैं तो पासिंग रेट इज़ लेस देन 28% जी हैं। तो इसका मतलब 62% बच्चा वहाँ पे जाके कुछ सीख कर नहीं आया। सफलता का अनुपात कम रहता है। जो विदेश से बच्चे पढ़ के आते हैं, सक्सेस रेट उनकी कम रहती है हिंदुस्तान के अंदर। लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, लैंग्वेज बैरियर बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। और फॉरेनर्स को वो टच नहीं करने देते आपको। पेशेंट इज़ द बेस्ट टीचर इन एमबीबीएस। अगर पेशेंट को आप ऑस्कुलेट नहीं करेंगे, उसकी चेस्ट को नहीं देखेंगे, उसके दिल की आवाज़ नहीं सुनेंगे, उसके लीवर को आप महसूस नहीं करेंगे, किडनी में दबा के, मतलब बहुत सारे क्लिनिकल मेथड्स होते हैं टू नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो वो बेसिक स्टेप्स हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज़ अ मस्ट। Worst thing is that in our system also and in Western system also कि we are moving from clinical system to diagnostic system. ब्लड निकालो, एक्सरे लो, एमआरआई करो, स्कैन करो और ऑन द बेसिस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स लेबॉर्ट्री से के टेस्ट से कोलैबोरेट करो और डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट शुरू कर दो। जबकि हमारे इरा में ये था कि पहले आप अच्छी तरह क्लिनिकली टेस्ट करेंगे। रिसोर्सेज इतने होते ही नहीं थे कि एमआरआई हो जाए या अल्ट्रासाउंड हो जाए, तो हमारे को क्लिनिकल ही पता करना पड़ता था कि उसका लीवर बढ़ा हुआ है। अब अल्ट्रासाउंड 2 दिन बाद तो रिपोर्ट आती है कि अल्ट्रासाउंड की बढ़ा हुआ है। जब तक हमने तो ट्रीटमेंट शुरू कर दिया क्योंकि वी आर क्लिनिकली कंफर्टेबल दैट हिपेटोमेगैली है। एंड अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट एक दिन भी आई, नेक्स्ट डे आई, तो एक दिन का ट्रीटमेंट सफ़र हो ही रहा है और आदमी एंग्विश है, आप ट्रीटमेंट नहीं शुरू कर पा रहे। तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये सब चीज़ें सोच में ही फ़र्क है। आप एक्चुअली में क्लिनिकली यू शुड स्टार्ट लर्निंग एंड देन यू शुड मूव टू डायग्नोस्टिक। क्योंकि इंटरप्रिटेशन भी आपने हिस्ट्री लेना आना चाहिए, पेशेंट से बात करना आना चाहिए, उसके साइन एंड सिम्टम्स आपको क्लियर पता चलने चाहिए, उसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रोविजनल डायग्नोसिस उसका आपने, अगर वो कहता है मेरे को सांस फूलने में है तो एस्थमा भी हो सकता है, ब्रोंकाइटिस भी हो कुल मिला सकता के है। ये है कि जो बाहर से बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई करके आते हैं उनके पास अनुभव की कमी होती है। क्लिनिकल एक्सपीरियंस जीरो है। मे बी पेपर पे वो डायग्नोसिस कर लेते हों, एमआरआई स्कैन देखकर, अल्ट्रासाउंड देख के, उसके नीचे भी रिजल्ट लिखा हुआ होता है कि हिपेटोमेगैली है। एक व्यवहारिक अनुभव होता है, वो उसकी फिर ट्रीटमेंट वो पेशेंट ही सिखाता है। पेशेंट को अपनी डिजीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा पता होता है। अगर आप पेशेंट से बात नहीं कर सकते तो आपको पता ही नहीं चलेगा प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर साहब, आप मेधावी छात्र रहे और आपका सफ़र जो अब तक जीवन का रहा बड़ा शानदार रहा और प्रेरणा का स्रोत है। हमारे दर्शकों को, विशेष तौर से यूथ जो लोग बाग हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, संदेश तो एक ही होता है कि जब आप युवा एज में पहुंच जाएं, 17-18, स्कूलिंग आप बहुत अच्छी करें, बी वेरी वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स योर 11th एंड 12th। आपने जो भी प्रोफेशन चुना 11th और 12th में, उसका आप 11वीं 12वीं में बेस है। और जब आप कॉलेज जाते हैं तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं हाउ आई विल मैनेज माई लाइफ। बच्चों को ना गोल सेटिंग करना आता, ना मोटिवेशन मिलती है, ना रिसोर्सेज मिलते हैं, तो वो भटक जाते हैं। तो उन्होंने जो गोल सेटिंग करी है 11th-12th में, उसके प्रति मोटिवेटेड रहें और जो भी आपने सपने देखे हैं उसको अपना माने, आपके ही पार्ट ऑफ द ड्रीम्स हैं। और ओनरशिप लें कि मेरी लाइफ है, मेरे को इससे प्यार करना है, मेरे को आगे बढ़ना है, किसी के ऊपर एहसान नहीं है,
कि पेरेंट्स के लिए आगे बढ़ना है या मेरे को अपने सिस्टर या ब्रदर के लिए आगे बढ़ना है। टेक दी ओनरशिप, वॉट एवर डिसीजन यू टेक, कमिट टू दी डिसीजंस यू हैव टेकन। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको ये कम्पिटिटिव स्टेज को पार करना पड़ेगा, तो मेंटली आप तैयार रहें। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो अगर आप IITs में पढ़ना चाहते हैं तो IITs को भी आपको पास करना पड़ेगा और एडमिशन लेना पड़ेगा। अदर कॉलेजेस में भी जाना चाहते हैं तो एक लेवल ऑफ स्टडीज़ आपको चाहिए, और ये धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाएगा कि प्राइवेट है या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, बोथ आर गुड। टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल अपने IIT के लिए दे दें, मैक्सिमम 2 साल दे दें, बट आफ्टर 2 इयर्स अगर आपने कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन नहीं लिया तो यू माइट वेस्ट योर लाइफ। एक वक्त होता है जब आपको कमिटमेंट करना पड़ता है अपनी लाइफ के साथ कि मेरे को क्या बनना है। वो वक्त होता है एक्चुअली में 17 to 20। 17 to 20 में आपने दिशा नहीं पकड़ी और कमिटमेंट नहीं दिखाया, पैशन नहीं दिखाया, अपने प्रति ओनरशिप नहीं दिखाई, मुझे कुछ बनना है, बड़ा काम करना है, बड़े बड़े सपने नहीं देखे, तो आप आफ्टर 2021 यू आर मोस्ट लाइबल टू गेट अ फेलियर इन योर लाइफ। डॉक्टर साहब धन्यवाद। आप देख रहे थे थिंक 360 का प्रोग्राम मेरी कहानी। मेरी कहानी में आपसे ऐसी पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात की जाती है जिसने अपना एक मुकाम बनाया है। अगली बार अगली कड़ी के अंदर आपको एक नई शख्सियत से मुलाकात कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ चैनल को।